आरजू, आज सवेरे ही आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक बहुत ही मतलब झकझोर देने वाला, हिला देने वाला मैसेज सोशल मीडिया पे डाला था। वो तो ऐसा दिखाने का ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान में डी चौक पर कत्लेआम हो गया है। असल में कत्ले हुआ क्या है डी चौक पर, इमरान खान के हजारों समर्थक वहां पहुंचे तो थे, फाइनल कॉल की बात थी कि इमरान खान को छुड़ाकर ही वहां से निकलेंगे वरना वहीं बैठे रहेंगे। लेकिन कहा यह गया कि केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर, वो भी कहीं लापता हो गए। बुशरा बेगम, जो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की नई नूरजहां यही है, वो भी गायब हो गई और लोग वहां मर गए। हुआ क्या? बहुत शुक्रिया गौरव कि आपने इनवाइट किया। सबसे पहले तो बिल्कुल वहां पर कॉल दी गई थी पीटीआई की तरफ से, इमरान खान की पार्टी की तरफ से, लेकिन सबसे पहले तो इमरान खान की पार्टी के अपने ही लोग वहां पर नहीं थे, जो कि मिनिस्टर्स उनके रहे हैं, उनके बहुत करीबी दोस्त रहे हैं। उसमें सिर्फ बुशरा बीबी और साथ ही अली अमीन गंडापुर साहब दिखाई दे रहे थे, दो चार और थे, लेकिन जो मेजोरिटी इमरान खान की पार्लियामेंट थी या जो इमरान खान के साथी हमेशा से रहे, वो मुझे वहां पे दिखाई नहीं दिए। आम पब्लिक को लाया गया और वो भी खास तौर से केपीके के जो लोग थे वो पहुंचे और बहुत बड़ी तादाद में आए। पंजाब से कोई अपने लोगों को निकालने में इतनी कामयाबी नहीं हुई पीटीआई के लोगों को, मगर जब वहां पर पहुंच गए उसके बाद, एक वैसे तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की एक परमिशन होनी चाहिए कि कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, मगर इस्लामाबाद में कहा यह गया कि सिर्फ 2000 लोग जो हैं वही आ पा रहे हैं, और उन 2000 लोगों में भी आप समझिए कि 38,000 जो थे वो पुलिस के लोग और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो खड़ी की गई 2000 लोगों के लिए। जगह जगह कंटेनर्स थे, हर जगह से रोड ब्लॉक की गई थी, कई कंटेनर्स में आग भी लगा दी गई, और ये भी कहा गया कि तकरीबन 3 बिलियन रुपीस जो है वो इन कंटेनर्स पे और इन रुकावटों के लिए गवर्नमेंट ने खर्चा किया है। अब गवर्नमेंट अगर इतनी घबराई हुई थी एक ऐसी पार्टी से जिसका लीडर ऑलरेडी जेल के अंदर है और उनके बकौल के उन्होंने कोई काम नहीं किया था इमरान खान ने, तो पॉपुलर भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी किया। उसके बाद जो लोग पहुंचे थे और किसी ना किसी तरीके से लोग पहुंच गए डी चौक पे, वहां से भी लोगों को कहा गया कि जी आप स्ट्रेट फायर कर सकते हैं लोगों को हटाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, तो वो स्ट्रेट फायर ये भी ऑर्डर किसने दिया? क्योंकि इसको लेकर, और मैं सोशल मीडिया पे तस्वीरें देख रहा हूं कि जो भी आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एम ले लेकर रात के अंधेरे में लाइट्स बुझाकर फायर कर रहे हैं। और कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, कोई कह रहे 50 मर गए, कुछ कह रहे 100 मर गए, और मतलब वहां तो हाहाकार मचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि आपके एक जर्नलिस्ट जो अस्पताल पहुंचे थे खुद डेड बॉडीज को काउंट करना चाहते थे, फैक्चुअल पोजीशन लेना चाहते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। क्या ये सच है? किसने उनको गिरफ्तार किया है? देखें, उनको मतीउल्लाह जान साहब थे जो कि डिफरेंट, क्योंकि फिगर्स दिए जा रहे हैं, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि कितनी डेड बॉडीज हैं और कितने लोगों की जान गई है। तो मतीउल्लाह जान साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद पहुंचे थे डेड बॉडीज को चेक करने के लिए, और उनको वहां से आईएसआई के लोग जो हैं वो ले गए थे। और ये मेरे ख्याल 2 दिन पहले की बात है, उनको शाम के 7 बजे वहां से उनको ले जाया गया। उनके बेटे की वीडियो भी मौजूद है जो उन्होंने अपलोड की, और उन्होंने बताया कि एजेंसी के लोग जो हैं वो मतीउल्लाह जान साहब को ले गए हैं। उसके बाद कहा गया कि जी उनके पास से ड्रग्स निकली है, और इस किस्म के एलिगेशंस लगा के 2 दिन के उनको रिमांड के ऊपर जो है पुलिस को दे दिया गया है। जबकि वो इत्तेफाक ऐसा है कि वो स्मोकिंग तक नहीं करते, तो उन्होंने ड्रग्स क्या खाक लेनी है। लेकिन बात सारी ये कि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि इस तरह की चीजें दूसरे के ऊपर डाल दी जाती हैं, वही हम होता हुआ देख रहे हैं। और जो स्ट्रेट फायर की बात आपने की है, होम मिनिस्टर साहब जो हैं जो कि पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, मोहसिन नकवी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि हम फायर का, स्ट्रेट फायर का ऑर्डर उन्होंने दिया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम 5 फायर करेंगे और कोई दिखाई नहीं देगा, ये बात भी की गई। साथ ही साथ कंटेनर, बल्कि 3 कंटेनर्स थे, उसके टॉप पर एक साहब बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। ऐसे मेरा नहीं ख्याल कि कोई नमाज पढ़ने की जगह थी, लेकिन बहरहाल वो वहां नमाज पढ़ रहे थे, तो वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्स के लोग थे उसने उसको नीचे फेंक दिया, और उसके ऊपर भी काफी शोर मचा। लोगों ने बात की कैसे कैसे ऊपर से किसी को नीचे फेंका जा सकता है, जानते हुए कि उस आदमी की जान जा सकती है। तो ये सब कुछ यहाँ पर हुआ है, और गवर्नमेंट इस पे सारा कसूर पीटीआई का ठहरा रही है। पीटीआई वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पावर्स भी हैं जो पाकिस्तान चलाती हैं। और यही मेरा सबसे बड़ा प्रश्न इस समय आपसे है भी आरजू, वो जो पावर्स पाकिस्तान चलाती है, क्या उन पावर्स ने
इमरान खान को एक तरह से ये साबित कर दिया है कि इमरान खान ने जो ये कॉल दी थी कि ये फाइनल कॉल है, मतलब डू और डाई की बात थी। तो इमरान खान के बंदे तो मर गए वहां पर केपीके के, लेकिन इमरान खान अभी भी जेल में है। क्या अगर असल में 30 या 40 या 50 या 100 लोग मारे गए हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। माना पाकिस्तान एक मिलिट्री स्टेट है, लेकिन मिलिट्री स्टेट में भी 100 लोगों को मारकर ऐसा हो नहीं सकता कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग चुप बैठेंगे। आग तो फिर लगेगी इसको लेकर। क्या स्ट्रैटेजी ये होगी कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए कि अब वो एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाए, या फिर पाकिस्तान आर्मी ये रिस्क दोबारा नहीं लेगी, या क्या ऐसा हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी साहब, कहा जा रहा है कि उनके पैर में जो फ्रैक्चर है वो बहुत ही गंभीर फ्रैक्चर है, कि इतने समय से उसका इलाज चल रहा है दुबई के अच्छे अस्पतालों में, और उनके बेटे को भी लाया जा सकता है पाकिस्तान वापस। बिल्कुल, ये बात भी की जा रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब को ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए और वो दुबई में ही है। फ्रैक्चर का उन्होंने कहा है कि उनके पाँव में है, और आसिफ अली जरदारी उन लोगों में से हैं जो अक्सर मुल्क से बाहर बैठकर और डील वगैरह करने के लिए काफी फेमस है। तो हो सकता है कि वो अपने बेटे बिलावल भुट्टो को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात कर रहे हो, किसी किस्म की डील चल रही हो। और साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जो कुर्सी है वो भी थोड़ी कमजोर हो गई है, ये बात भी की जा रही है। जहां तक इमरान खान के बाहर आने की बात है, तो इमरान खान के लिए बिल्कुल निकले थे लोग, केपीके से ही निकले थे, लेकिन बात सारी ये कि ऐसा करने से कुछ होता नहीं है। अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले इमरान खान ने 126 दिन का एक प्रोटेस्ट किया था इसी डी चौक पर। 126 डेज इमरान खान बैठे रहे थे और वो चाहते थे कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हटा दी जाए। वो गो नवाज गो के उन्होंने बड़े नारे लगाए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ तभी जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा, जिस वक्त एजेंसीज या आर्मी या जो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, जिस वक्त उन्होंने ओके किया, उस वक्त ही नवाज शरीफ को हटाया गया। यही इमरान खान के साथ होगा। इमरान खान साहब जितना मर्जी प्रोटेस्ट करवा लें, जितने मर्जी लोग बाहर आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जब तक बाहर नहीं आ सकते, जब तक के लाने वाले और ले जाने वाले जो हैं वो एग्री नहीं होंगे। इमरान खान की गवर्नमेंट के टाइम पर कोई खास ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी इमरान खान की जिसके लिए ये कहा जाए कि उन्होंने बहुत कंट्री में कुछ अच्छा कर दिया कि अब इनको वापस लाया जाए। लेकिन ये जरूर है कि जो वो केपीके से लोगों को लेकर आए हैं, तो बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इनकी अपनी फैमिली तो यहाँ पर है नहीं, और दूसरों की फैमिली के उनके बच्चों को लाकर यहाँ पर इस तरह से प्रोटेस्ट करवाना या उनकी जाने जाना, ये भी इमरान खान और इन जैसे लीडर्स को शायद नहीं करना चाहिए। और ये लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। और इमरान खान तो खुद आर्मी की प्रोडक्ट है, आप जानते हैं कि किस तरीके से वो आए थे और किन लोगों ने उनको सपोर्ट किया था। ये बात सिर्फ इमरान खान की नहीं है, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर और इस वक्त के शहबाज शरीफ साहब तक हर एक को पाकिस्तान की एजेंसीज ही लाती हैं और वही फिर हटाती भी हैं। और उनको फिर यही कहा जाता है जी हम क्या करते, मजबूरी थी, पब्लिक कह रही थी, गवर्नमेंट कह रही थी कि हमें कुछ किया जाए, गवर्नमेंट को बदला जाए। तो यहाँ पर जितनी भी सिविलियन गवर्नमेंट्स आती है वो कोई खास परफॉर्मेंस दे नहीं पाती, और उसके बाद रिजल्ट यही निकलता है कि पब्लिक उनसे भी तंग हो जाती है, और साथ साथ जो लाने वाले होते हैं वो भी फिर उनको कहते हैं कि भाई आप चले जाइए। ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है अभी भी। तो इमरान खान जेल में है, बुशरा बेगम मनशेरा वापस पहुंच चुकी हैं, अली अमीन गंडापुर मनशेरा पहुंच चुके हैं, लोग काफी मर चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के। तो इससे तो पाकिस्तान के पंजाब में जो लोग रहते हैं वही ज्यादा इंटेलिजेंट निकलते, तो वो भी मारे जाते, वो घर में रहे तो सुरक्षित रहे। मेरा ख्याल है ऐसा ही रहा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब तो इससे पहले भी 2 बार भाग चुके हैं। जब वो प्रोटेस्ट के लिए आते हैं उसके बाद सबसे पहले भाग वो खुद ही जाते हैं। और ये बुशरा बीबी भी फर्स्ट टाइम ही निकली थी, लेकिन वो भी चली गई। लेकिन पंजाब के लोग नहीं निकले। पंजाब के लोगों के ऊपर वैसे भी थोड़ा नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली का थोड़ा असर है, और दूसरा केपीके के लोग जो हैं वो काफी इमोशनल किस्म के। लेकिन इस बार जो ऑपरेशन वगैरह की बात भी की जा रही थी एजेंसीज की तरफ से, तो यही कहा गया वहां से कि जी पहले पंजाब से शुरू करें, लेकिन पंजाब से अभी तक उन्होंने शुरू नहीं किया। और यही चीज हमने इस वक्त देखी कि जो प्रोटेस्ट हुआ उसके लिए पंजाब से लोग नहीं निकले कि वो आते, लड़ते, जख्मी होते या अपनी जान देते, लेकिन केपीके के लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ है और उसके ऊपर वो लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। और उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, ना कोई मरा है, ना किसी को चोट लगी है, ना किसी को कुछ हुआ है। इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी जब आ रही हैं
गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा। मतीउल्लाह जान साहब का आपने जिक्र किया, तो अगर इतनी ही घबराहट नहीं थी गवर्नमेंट के अंदर तो उनको अरेस्ट नहीं करते, वो चेक ही तो कर रहे थे। एज अ जर्नलिस्ट उनका काम है कि वो जाकर देखें कि कितनी डेड बॉडीज आई हैं या कितने लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन उनको वहां से हटाने के लिए ही अरेस्ट किया गया और एक के बाद एक केसेस उनके ऊपर बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर असल में जिस तरह से आरिफ अलवी साहब ने, आपके पूर्व प्रेसिडेंट ने अपने मैसेजेस किए हैं, या जो पीटीआई के कुछ और नेता कह रहे हैं, या जो ओवरसीज पीटीआई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं 50, कोई 70, कोई 100, कोई 100 से ज्यादा, अगर ये सच है इतने लोग मारे गए हैं, तो क्या ये बात पाकिस्तान में छिपाई जा सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये बात छुपाई जा सकती है, लेकिन जो फिगर्स पीटीआई दे रही है वो भी सही नहीं है। वो भी कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, गवर्नमेंट कम करके बता रही है, कोई बीच की एक फिगर होगी डेफिनेटली। कुछ लोगों की डिटेल्स भी आई हैं, कुछ लोगों के नाम भी आए हैं, पिक्चर्स भी आई हैं, फोटोज आई हैं, लेकिन ये कि दोनों तरफ से ही झूठ बोला जा रहा है। शायद इसी वजह से जो है ये न्यूज जो है आपको एक तरह से सही होके नहीं मिल रही है कि कितने लोगों की जान गई है या कितने लोग जख्मी हुए, क्योंकि दोनों तरफ पीटीआई भी गलत बता रही है और गवर्नमेंट जो है वो भी छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर ये मीडिया हमारा इस वक्त जी, थोड़ा सा अगर मैं इससे अलग आऊं ना, तो एज एन इंडियन, जो हम लोग लगातार कहते थे ना जी पाकिस्तान में सब झूठ बोलते हैं, अब वो जी अब अपने आप पाकिस्तान के लोग कहने लगे, क्यों पहले हम बोलते थे, आर्मी बोलती है जी ये टेररिस्ट हमारे नहीं है, आपकी सिविलियन गवर्नमेंट हमसे बात करती थी, वो कहती थी ये टेररिस्ट हमारे नहीं है। एक बार तो हमारे मिनिस्टर को बोलना पड़ा था कि अगर पाकिस्तानी नहीं तो अगर मार्स से आए हैं ये। और अब जब लग रहा है जी पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है कि मतलब उस दिन हम लोग देखकर ये चौंक गए थे कि 50 लोग मारे गए थे खैबर पख्तूनख्वा में, 50 लोग, और पाकिस्तान में खबर ही नहीं बनी 50 लोग का मर जाना। वो भी एक टेररिस्ट स्ट्राइक में, माना शिया सुन्नी स्ट्राइक है, लेकिन अगर 50 लोग कहीं मार दिए जाए और फिर रिट्रीब्यूशन में गांव के गांव या शहर के शहर जला दिए जाए और 20-30 लोग वहां मर जाए, तो मतलब एक हफ्ते में 80-90 लोग मर गए वहां पर और पाकिस्तान में खबर ही नहीं बनी। हम लोग को मतलब सरहद के इस पर विश्वास ही नहीं होता कि पाकिस्तान चल कैसे रहा है। आरजू नहीं, गौरव मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में रूटीन में 20-25 लोग वीकली वैसे मारे जाते हैं। कोई गोली मार देता है, कभी टेरर अटैक हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। हमारे यहाँ लोगों की जान की कीमत नहीं है, कोई नहीं पूछता। एक दिन अगर कोई किसी बड़े पर्सनालिटी को भी मार दिया जाए, 2-4 दिन के बाद कोई और बात होने लगती है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम जब कर रही थी, ऑयल कंपनी थी, पोलैंड की थी, तो वहां पर वहाँ डेलीगेशन आया था, तो वो कहने लगे कि 3 साल से हम नहीं आए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर किसी पोलिश को मार दिया गया था 3-4 साल पहले, उन्होंने कहा। तो मैंने उनसे कहा कि कमाल है, आपके यहाँ एक आदमी मार दिया और उसके बाद आप लोगों ने पाकिस्तान आना ही छोड़ दिया। हमारे यहाँ डेली हम 50 लोगों को मार देते हैं और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो बात सारी ये कि जो है ना, कोई हमें एहसास नहीं होता। और जहां तक झूठ की आप बात कर रहे हैं, जिस दिन हम सच बोलने लग गए, चाहे 50% सच बोले, ठीक है 50% होगी कोई मजबूरी, तब भी पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कोई भी बात नहीं मानते, हर चीज को हम कह देते हैं कि नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमारे जो आपने देखा क्रिकेट की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की टीम नहीं आएगी, तो हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी आना चाहिए, नहीं तो हम भी खेलने नहीं जाएंगे, बाकी टीम्स भी तो आ रही हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि भाई जो भारत ने फेस किया है पाकिस्तान की वजह से, चाहे वो उड़ी हो, पुलवामा हो, चाहे आप पठानकोट कह लीजिए या कारगिल वॉर कह लीजिए, जिसपे आपकी एक बड़ी जबरदस्त बुक भी है मेरे पास, तो वो सब कुछ होते हुए वो दूसरी कंट्रीज ने तो वो सब कुछ नहीं भुगता है जो भारत ने देखा है। तो डेफिनेटली वो आते हुए डरेंगे। और इस वक्त इस सिचुएशन में जब आप अपने ही लोगों पे स्ट्रेट फायरिंग के लिए कह रहे हैं, आपने सोशल मीडिया बैन कर रखा है, वीपीएन बैन कर रखा है, कोई किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, मोबाइल सर्विसेज हमारे यहाँ खराब चलती है, इंटरनेट सर्विस डाउन कर दी है, ऐसी जगह पर आप हिंदुस्तान तो छोड़े, पाकिस्तान के अपने लोग नहीं आते, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो आना पसंद नहीं करते कि हम पता नहीं वापस जा पाएंगे या हमारे साथ क्या होगा। जब तक ये सिचुएशन ये सही नहीं करेंगे कंट्री की सिक्योरिटी की, यही हाल रहेगा। और मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग ये डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पे आपको किसी तरह का थ्रेट है या आप लोग नहीं आना चाहते, या कोई भी कहता है, श्रीलंकन टीम के साथ आप देखें कि क्या हुआ, तो उस पर पाकिस्तान की अथॉरिटीज को खुद को सही करना चाहिए।
नहीं, आप सही कह रही हैं, क्योंकि आपने अभी जो जिक्र किया कि यहाँ लोगों को मार देते हैं, मतलब अभी तो मैं पढ़ रहा था चाइनीज बहुत दुखी हैं कि चाइनीज उनके इंजीनियर्स कितने सारे मारे गए, कभी दासुडाम प्रोजेक्ट में, कभी कन्फ्यूशियस सेंटर में, कभी हाईवे पर मार दिया, कभी कॉन्वॉय को टारगेट कर दिया, कभी ग्वादर में टारगेट कर दिया। और चाइनीज तो अब शायद अपनी आर्मी लाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये तो पाकिस्तान आर्मी के लिए भी, मतलब इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, वो जो आपके पापा जॉन वाले जनरल साहब थे, उन्होंने तो कोई डिवीजन खड़ी की थी। तो अगर वो पिज्जा के बजाय हथियारों से सुरक्षा करते हैं पाकिस्तान की, तो हो सकता है इतने चाइनीज नहीं मारे जाते। बिल्कुल, आप शायद आसिम सलीम बाजवा साहब की बात कर रहे हैं, वो तो अब दिखाई नहीं देते, लेकिन मैंने ये जरूर मैं समझती हूँ कि अगर अपनी सिक्योरिटी फोर्स को चाइना यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, तो फिर उनकी सिक्योरिटी वालों को सिक्योरिटी कौन देगा? इसलिए कि उनके तो अपने लोग यहाँ पे जिस तरह से मारे जा रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनकी सिक्योरिटी आके अपने लोगों को बचा सकेगी। इसके लिए पाकिस्तान की ही गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की ही सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने ऊपर काम करना होगा, और स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को अपने काम से काम रखना होगा। वो जो हर चीज में होते हैं ना, कि हमारी पॉलिटिक्स के अंदर भी उनका रोल है, हर चीज में उनका रोल है। यहाँ तक कि अभी जो वीपीएन बैन करने की बात की जा रही है पीटीए की तरफ से, वहां पर भी एक रिटायर्ड जनरल हमने बिठा के रखे। तो आपको बहुत कम ऐसे इदारे पाकिस्तान में मिलेंगे जहाँ पे शायद कोई सिविलियन जो है वो सिविलियन जॉब पर है, क्योंकि जितने हमारे यहाँ फौजी रिटायर होते हैं वो सबके सब फिर किसी ना किसी जगह लग जाते हैं, लाखों की तनख्वाह ले रहे होते हैं, लेकिन काम जीरो होता है। तो अब लोग बोलने लगे, बहुत अच्छी बात ये कि लोग अब बात करने लगे। पहले 2, 4, 6, 10 लोग थे जो बोलते थे, अब हर कोई जो है वो कोशिश करता है कि वो अपने लेवल पे जाकर करेक्शन कर सके, सही बात कह सके लोगों को, ताकि शायद इन लोगों को कहीं शर्म आ जाए। ये तो आपने ऐसा सवाल, मतलब आपने बात उठाई है कि मतलब एज एन इंडियन हमें तो नहीं लगता कि ऐसा होगा जो हम पाकिस्तान के बारे में देख रहे हैं। लेकिन अब अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी का भी जिक्र किया, टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये तो लगभग 99.999% तय है। टीम इंडिया पाकिस्तान तो नहीं जाएगी। ऐसे में इंडिया या आईसीसी हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहा है, तो ये पाकिस्तान क्या हाइब्रिड मॉडल को मानेगा, या पाकिस्तान एक अंग्रेजी में कहावत है, कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस, ये करेगा कि नहीं हम खेलेंगे ही नहीं, लेकिन हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे, या ये बोलेंगे चलो इस बार हाइब्रिड मॉडल मान लेते हैं, हम आगे से इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि आइदर वेज हार पाकिस्तान की ही है किसी भी परिस्थिति में। मुझे तो ये लगता है कि शायद ये हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाएंगे और कह देंगे हम बाद में इंडिया नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में ये इंडिया भी चले जाएंगे, इसलिए कि इनके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए कि बाहर नहीं हो सकते और बाहर होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस वक्त अभी फिलहाल तो मीटिंग चल रही है, इनकी बातचीत चल रही है, लेकिन लगता है सही है कि इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। और अभी जो रिसेंटली जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, जिस तरीके से इमरान खान के लोग निकले और फिर उनके ऊपर जिस जैसे फायरिंग हुई या जो कुछ भी आपस में इनका हुआ, तो वो देखते हुए तो डेफिनेटली कोई भी इनको यही समझाएगा कि यहाँ पर बुलाना ठीक नहीं है और इनको इसी तरफ जाना पड़ेगा, जो कि भारत भी कह रहा है। अच्छा, क्यों कई लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान के भी जो मैचेस हैं, जो सारे मैचेस हैं, वो या दुबई में हो या श्रीलंका में हो या भारत में हो। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए, तो क्या पाकिस्तान भारत आएगा या पाकिस्तान सारे के सारे मैचेस विदेश में करेगा? क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो रही है, तो क्या कोई और देश आना चाहेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से कभी खैबर पख्तूनख्वा में गोली चलती है, कभी बलूचिस्तान में, और अब तो मतलब इस्लामाबाद में गोलियां चल रही हैं, और मतलब अब यही चीज लाहौर में होने लगे, मुल्तान में होने लगे, क्या पता। देखिए, किसी ना किसी तरीके से बाकी कंट्रीज को ये मना लेंगे आने के लिए। हो सकता है कुछ कंट्रीज आ भी जाएं। अभी भी आप देखिए ना कि बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो आए थे और उनके साथ 68 का डेलीगेशन भी था, और लोग भी, कुछ कंट्रीज के लोग आते हैं और उनको सिक्योरिटी भी दी जाती है। तो इस तरह से हो सकता है कुछ कंट्रीज को ये मना लें यहाँ पर आने के लिए। लेकिन बहरहाल मैच का ये वो शेप नहीं निकलेगी जो कि एक नॉर्मल कंट्रीज में हुआ करती है। तो डेफिनेटली इस तरफ तो इनको देखना पड़ेगा, इसलिए कि कब तक लोगों को ऐसे फोर्स करके या कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करके लाया जाएगा। अपनी कंट्री को खुद ऐसा बनाना होगा जिससे कि लोग आना पसंद करें और आते हुए ना घबराएं। एक मेरे मन में सवाल आरसू हमेशा उठता है कि भारत की एक मांग थी, जो 26/11 के मुंबई के आतंकी हमले के दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो संसद पर हमला हुआ, हमारी पार्लियामेंट पर हमला हुआ, जम्मू कश्मीर असेंबली पर हुआ, पठानकोट एयरबेस पर हुआ, पुलवामा में हुआ, उसके जो दोषी हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई करे। और अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उससे दोनों देशों के संबंध सुधर सकते हैं।
पाकिस्तान वो तक करने को तैयार नहीं, और फिर भी चाहता है कि हमारी क्रिकेट टीम भी आए और भारत से मदद भी मिले पाकिस्तान को। ये हमें समझ नहीं आती बात। मैं ये कह रही थी कि इसमें तो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी नजम सेठी साहब ने कहा था कि वो चाहते थे कि जो 9/11 के जो सॉरी ये 26/11 के जो हैं लोग, उनको उनके लिए काम किया जाए और उनको भारत के हवाले किया जाए जिस तरीके से भारत चाहता है। जी। मगर उनका यही कहना था कि उस वक्त की भी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी वो इस तरह से काम नहीं करना चाह रही थी और इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं हो सका, और अभी भी ऐसा ही है। अगर आप हाफिज सईद को कहें, अगर आप मसूद अजहर को कहें, और जितने नाम आप लोग लेते हैं, लखवी और क्या क्या, जिनको कई बार जो है FATF की डर की वजह से हमने सजाएं भी सुना दी हैं, जो कि वो हाउस अरेस्ट हैं, जबकि इमरान खान जेल में लेकिन हाफिज सईद घर में। तो ये लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट गौरव, ये लोग यहाँ पर हीरो माने जाते हैं। अगर आप आधे पाकिस्तान से बात करेंगे तो आपको वो बताएंगे कि नहीं, ये टेररिस्ट नहीं है, ये तो हीरो हैं, इन्होंने तो मुसलमानों के लिए ये किया, इन्होंने तो पाकिस्तान के लिए वो किया, ये तो कश्मीर के लिए बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं, इनके लिए बॉक्सेस लगे होते हैं जगह जगह पर जहां इन्हें डोनेशन मिलती है, और अगर उन बॉक्सेस को छोड़ भी दें उसमें कितना कोई कुछ दे देगा। इनको बड़े बड़े जो बिजनेस कमेटी के लोग हैं वो फंड करते हैं। इनकी जो रहने की जगह, इनके घर हैं, इनके जो गाड़ियां हैं, इनके जो खर्चे अगर आप देखें, और बल्कि अगर IMF देख ले तो मेरा ख्याल है अगर ये पैसा इन लोगों से ले लिया जाए जो यहाँ पे मदरसे और हाफिज सईद और इस तरह के लोगों को जो फंड दिए जाते हैं, तो हमें IMF से लोन नहीं लेना पड़ेगा, IMF हमसे लोन लेगा, इतना पैसा लोगों के पास है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इनको हीरो मानते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर एक्शन भी नहीं होता है। भारत एक बार क्या 200 बार भी अगर कहता रहेगा और आप पूरे प्रूफ भी देंगे तब भी लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। और अभी तो हमने ये भी कह दिया कि जी 26/11 तो हमने किया ही नहीं, और वो जो था अजमल कसाब, उससे भी हम मुकर गए हैं। हालांकि हामिद मीर साहब ने उसका घर दिखाया था, उसके पेरेंट्स दिखाए थे, बात करवाई थी, उनको भी फिर उसके बाद चुप करा दिया गया, वो भी बिल्कुल उस बात से इनकारी हो गए हैं, और इस बात को अब पाकिस्तान मान ही नहीं रहा कि हमारी तरफ से कुछ हुआ। हम उसको नॉन स्टेट एक्टर्स का नाम देते हैं। नॉन स्टेट एक्टर मतलब उसका स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो खुद ही उन्होंने कुछ किया, खुद ही गए और खुद ही सब कुछ करके आ गए, तो उसमें हम क्या करें। हालांकि वो नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं होते, वो स्टेट एक्टर्स ही होते हैं, और अगर वो नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं तब भी पाकिस्तान की स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह के लोगों को रोका जाए, इस तरह के लोगों को सजा दी जाए। मगर यहाँ पर कब हुआ है, आपने देखा है कभी होता हुआ? मैंने तो अभी तक नहीं देखा, और मुझे आगे भी कोई खास उम्मीद नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जो जनरेशन अब क्योंकि मैंने वो 26/11 का आतंकी हमला मुंबई में कवर किया था और मैं शिकागो में था जब डेविड कोलमैन हेडली की ट्रायल हो रही थी शिकागो के फेडरल कोर्ट में, तो ऐसा बहुत से सबूत हैं कि पाकिस्तान नेवी के साथ अजमल आमिर कसाब और बाकी 9 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ट्रेनिंग ली थी। डेविड कोलमैन हेडली ने बहुत सारी डिटेल्स FBI को बताई थी। पाकिस्तान की FIA, आपकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुद इन्वेस्टिगेशन किया था जिसमें पाया था कि थत्ता में, सिंध में ट्रेनिंग हुई थी और कैसे पाकिस्तान की नेवी ने उनको ट्रेनिंग की थी, कैसे दौराए आम और दौराए खास उनकी ट्रेनिंग लश्कर ए तैयबा के साथ हुई थी। ये पाकिस्तान का अपना इन्वेस्टिगेशन था और इसकी रिपोर्ट्स पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की अदालतों में पेश भी की गई थी। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न आपके और हमारे सामने यही है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं जाता और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती, उसके बाद क्या पाकिस्तान के लोग कोई सबक सीखेंगे कि आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकता, या ये सबक नहीं सीखा जाएगा? इस पर आरजू, आप और मैं आने वाले दिनों में एक बार फिर चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद और सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू सो मच।